इंडिया न्यूज। भारत की तरफ से आपने देखा, भारत के जो थल सेना अध्यक्ष हैं उन्होंने बयान क्या दिया कि हम सबको इंक्लूसिवली एक साथ लेकर आगे चलने में यकीन रखते हैं। डेवलपमेंट सबका हो, सब आगे बढ़े, इसमें कोई छूटे नहीं, लेकिन अगर इसके रास्ते में किसी भी तरह का कोई रोड़ा अटकाने की कोशिश करेगा तो फिर इंडियन आर्मी को उसका रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। क्या ये जो तनाव है, क्या ये जो टेंशन है, ये भारत पाकिस्तान तक सीमित है या फिर जैसा हम कह रहे हैं अब एक दूसरा महाज, दूसरा फ्रंट बांग्लादेश के फॉर्म में खुलता हुआ दिखाई पड़ रहा है? ताज़ा ताज़ा शेख हसीना को मौत की सज़ा सुनाई गई है। शेख हसीना भारत में हैं और उसको लेकर बांग्लादेश ने भी अब ये कहा है कि उन्हें वापस किया जाए। कई चीज़ें हैं जिस पर हम इस पूरे टॉपिक को रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आरजू काज़मी मेरे साथ जुड़ रही हैं, जर्नलिस्ट पाकिस्तान से। आरजू, बहुत स्वागत है आपका वक्त निकालने के लिए। और शोएब चौधरी मेरे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट ब्लिट्स के एडिटर बांग्लादेश, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शोएब भाई भी एक बड़ी आवाज़ है बांग्लादेश की, जैसे आरजू भी बैलेंस करके चीज़ों को रखती हैं। और आरजू की जो थीसिस है, आरजू की जो तैयारी है, वो कम से कम एक सेलेक्टिवली एक खाने से नहीं होती, उसमें पूरी दुनिया भर की नॉलेज को समाने की वो कोशिश करती हैं और तब वो अपनी बात सामने रखती हैं। आरजू, मैं आपसे ही शुरुआत कर लेता हूँ। जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये एक ऐसा नारा है जो पाकिस्तान में जहाँ कहीं तकरीर दी जाती है और जहाँ कहीं हमको या तो तलहा सईद दिखाई पड़े या और कारी सैफुल्ला दिखाई पड़े या बाकी लोग दिखाई पड़े, वहाँ इस नारे का इस्तेमाल ज़रूर होता है। कहते हैं अल्लाह के रास्ते में ये जिहाद हो रहा है या किया जा रहा है। लेकिन इसमें जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, उसके रोल को आप समझाइए। आपने भी स्टडी किया होगा, मैं आप पर अपनी सोच थोपना नहीं चाहता, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमने जम्मू एंड कश्मीर, जो भारत जो जिस पूरे एरिया को एडमिनिस्टर कर रहा है इस वक्त, वहाँ पर चीज़ों को देखा है, सेटल डाउन होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन अब बांग्लादेश से एक फ्रंट खुल रहा है, एक फ्रंट बहावलपुर से ज़रूर खोलने की कोशिश हो रही है, जो बयान हमने सुनवाए। क्या है, मुझे समझाइए ये जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये और ISI और ये पूरा ये गठजोड़। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। और बिल्कुल जैसे आपने बात की, पाकिस्तान में हमेशा से रिलीजन के नाम पर जो है वो बात की जाती है, या रिलीजन के नाम पर लोगों को कहा जाता है कि जी कभी भारत के साथ हमारी दुश्मनी है, या कभी किसी चीज़ के लिए भी मिसयूज़ ऑफ रिलीजन जो है वो मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा किया जाता है। और शायद इसी वजह से आपने जहाद का भी नाम लिया और कई दूसरी बातों में भी आप गए। लेकिन इस वक्त भी ऐसा ही कुछ है कि इस वक्त अगर हम देखें कि जो जॉर्डन के आई थे किंग पाकिस्तान, उनको भी यही बताया गया कि जी हम जो है वो एक इस्लामिक फोर्स हैं और हमारे साथ आर्मी ऑफ द गॉड। जी हाँ, बिल्कुल इस तरह की बातें जो की जा रही हैं, मेरा ख्याल है कि वो अब आज के ज़माने में नहीं करनी चाहिए। और अब लोग उससे ना तो इम्प्रेस होते हैं, ना ही उस तरफ जाना चाहते हैं। इस वक्त लोग काफ़ी हद तक जो है वो अपने आप को एक कह लीजिए मॉडर्न वर्ल्ड के साथ चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें बार बार घसीट के उधर ही ले जाया जा रहा है। आपको शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन आज सुबह से हमारे यहाँ एक टेररिस्ट है या कौन है, उसको दिखाया जा रहा है, जो कि TTP का पहले मेंबर था, और वो बार बार ये बता रहा है कि उसका नाम भी एहसानुल्लाह बताया जा रहा है। और वो ये कह रहा है कि जी TTP वाले या फिर या फिर अफगानिस्तान में उसको बहुत गलत सिखाया जा रहा था, रिलीजन को लेकर भी, बाकी चीज़ों को के साथ भी। और उसका कहना है कि जी अब वो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान की फोर्सेस जिस तरीके से उसको नमाज पढ़ना सिखा रही हैं, कुरान बता रही हैं, वो शायद उसने पहले कभी नहीं सीखा। तो ये तमाम चीज़ें देखकर यकीनन इस वक्त एक सेंसिबल पाकिस्तानी जो हैं वो शायद सर ही पीट रहे होंगे कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, और हम अभी तक वहीं पे अटके हुए हैं और उसी किस्म की बातें कर रहे हैं जिसका हमेशा हमें नुकसान हुआ है। और इस वक्त भी आपको यही कुछ देखने को मिल रहा है। और जो आपको माइंडसेट किसका स्टक दिखाई पड़ता है, मैं ओपनली आपका जवाब जानना चाहता हूं। मैं बार बार ये इस बात को यूं रिपीट कर रहा हूं कि हमारे जो लोग देख रहे हैं इस वक्त, मुझे आपको जाहिर तौर पर पूरी दुनिया में आपकी कहीं ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग हुई, लोग आपको सुनना चाहते हैं, अलग अलग इश्यूज़ पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं। आरजू, हमें ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स
अच्छी तरीके से याद है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने यूएन में जाकर ये बात कही थी। आज तक इतना वक्त बीत गया, लेकिन ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान ने इस एक लाइन को कहीं कारपेट के नीचे रखा है, लेकिन मिटाया नहीं है। क्या पाकिस्तान अब भी ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स के हिसाब से चल रहा है, जो हालात लगातार पैदा होते रहते हैं, या आपको लग रहा है कि यहां भारत का माइंडसेट ज्यादा स्टक है? नहीं, मुझे लगता है कि अभी तक शायद उस माइंडसेट के साथ तो नहीं जाया जा रहा, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं, जहां से हमें तकरीबन हर रोज़ ही अटैक्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं, तो उसके बारे में अगर यहाँ के फोर्सेस और यहाँ की गवर्नमेंट बात करे तो लोगों में उतना जोश या जज्बा नहीं आता जितना कि हम अगर ये बताएं कि भारत हमारा दुश्मन है, या भारत हमें अटैक करना चाहता है, भारत हमें नुकसान पहुंचा रहा है। यहाँ तक कि अगर हम अफगानिस्तान के अटैक के अंदर भी अगर हम भारत का चूरन ना बेचें तो शायद लोग वो भी ना सुने। इसीलिए शायद आपने देखा होगा कि फितनउल हिंदुस्तान और इस तरह के नाम रखे गए, ताकि वहां पर भी, हालांकि वो अफगानिस्तान की बात है, उसमें हिंदुस्तान का क्या लेना देना, लेकिन तब भी हमारे लोग जो हैं वो अब अभी तक 78 ईयर्स में भी शायद उस चीज़ से नहीं निकल पाए कि जिसमें हमें ये पढ़ाया गया, यानी मेरी जनरेशन ने तो डेफिनेटली पढ़ा है कि भारत हमारा दुश्मन है और भारत हमें खा जाना चाहता है, और इस किस्म की बातें जो हमें बताई गई उसमें से शायद हम निकल नहीं पा रहे, या हमें कोशिश की जा रही है कि ना निकलें तो ही अच्छा है, क्योंकि इससे कई लोगों का फायदा है, और वो कौन लोग हैं उन्हें आप जानते हैं। अर्जुन, इससे पहले कि मैं शोएब भाई का रुख करूं, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के ईस्टर्न साइड में जो आपका हमसाया मुल्क, जैसे ऐसे ही वर्ड का इस्तेमाल होता है भारत को लेकर, सोच क्या है भारत के साथ? क्या भारत के साथ लड़ने को तैयार बैठी है पाकिस्तान की पब्लिक, मोस्ट ऑफ द रेडिकल जो बना दिए गए हैं, या आर्मी, और या फिर उनको ये लगता है कि अगर यहां से अगर भारत के अंदर हम उन लोगों को जिन्हें नॉन स्टेट एक्टर कभी कहा जाता था, उन्हें जितना ज्यादा भेजेंगे उतना ही हमारे लिए ठीक होगा? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी लंबी जंग के लिए तैयार नहीं है, ना तो पब्लिक चाहती है और ना ही शायद जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है वो चाहती है, ना गवर्नमेंट। लेकिन ये भी चाहते हैं कि हल्का हल्का कुछ लगा रहे, कुछ थोड़ा बहुत चलता रहे सिलसिला, और ये ना लगे कि बहुत अमन हो गया है, बहुत एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, या सारी दुश्मनी खत्म हो गई। ये इम्प्रेशन भी देना नहीं चाहते, या शायद उस तरफ भी नहीं जाना चाहते। ये चाहते हैं थोड़ी बहुत लड़ाई रहे, थोड़ा बहुत झगड़ा रहे, चाहे वो पॉलिटिशियंस को ले लीजिए या किसी को ले लीजिए, कि सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक हो, लेकिन ये चीज़ सिलसिला चलता रहे। ये इसको ख़त्म करने के लिए तैयार दिखाई नहीं देते, और अगर इन्होंने इसको ख़त्म किया तो आप जानते हैं कि बहुत से लोगों का जो बिजनेस है वो बंद हो जाएगा। इसलिए शायद ये चाहते हैं कि ये सिलसिला चलता रहे, और साथ साथ अटेंशन भी अफगानिस्तान की तरफ से डाइवर्ट करानी है, इसलिए कि अफगानिस्तान कंट्रोल में नहीं आ रहा। अफगानिस्तान बॉर्डर पे बहुत टेंशन है, बलूचिस्तान में बहुत टेंशन है, ये बात सभी जानते हैं, और वहां से अटेंशन डाइवर्ट कराने की सिर्फ एक ही तरकीब इनके पास है, और वो ये कि बार बार भारत की तरफ इशारा किया जाए और भारत के साथ कोई ना कोई टेंशन ऐसी बना के रखी जाए जिससे आपकी तरफ से भी कोई ना कोई स्टेटमेंट आ जाए, वो भी इनके फेवर में चला जाता है। वो वही मैं समझ पा रहा हूं। यानी यानी इस टेंशन को बरकरार रखने के पीछे अलग बात है। हालांकि पाकिस्तान इस वक्त 27th अमेंडमेंट को लेकर ज्यादा परेशान है, एंड आई एम सरप्राइज कि सुप्रीम कोर्ट के दो ऐसे जजेस ने जिन्होंने एक साथ कभी एक लॉ फर्म शुरू की थी, उसके बाद वो सीनियर जस्टिस बने, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, हाई कोर्ट के जस्टिस ने इस्तीफा दे दिया, वकील हड़ताल पर चले गए, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट जिस चूरन शब्द का इस्तेमाल आपने किया वो अच्छा बना रही है, इसलिए बेच रही है। मैं शोएब चौधरी आपका रुख करना चाहूंगा। आज बांग्लादेश में बहुत कुछ हुआ है शोएब, और पिछले कई दिनों से हम कई चीजें ऐसी देख रहे हैं जहां पर ऐसा लग रहा है कि 1971 में जो कुछ हुआ था, जो 30 लाख लोगों को मारा गया था, मैं टिक्का खान की बात नहीं कर रहा, मैं याया खान की बात नहीं कर रहा, एक पूरी बैटरी थी जो 3 लाख लेडीज के साथ सबसे बुरा काम जो उनका रेप किया गया था, ऐसा लग रहा है बांग्लादेश भूल गया है और बांग्लादेश एक फ्रंट बनने के लिए तैयार है। क्या यही आपको भी नजर आ रहा है कि एक चीज पाकिस्तान में हुई जब पीटीआई के दौर में वहां पर पाकिस्तान में कमांडर के घरों पर हमले हो गए, उसके बाद श्रीलंका जाते हैं, उसके बाद घूम के आप इधर आइए बांग्लादेश और फिर नेपाल, यानी हर कहीं एक प्रोटेस्ट हो चुका है जिसने उखाड़ फेंका किसी ना किसी को। बांग्लादेश कहां है शोएब भाई? बहुत बहुत धन्यवाद राजीव भाई आपको, और लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी साहब को नमस्कार, और पाकिस्तान की बुलंद आवाज आरजू जिमी जी को हमारा सलाम। देखिए, बांग्लादेश अभी हाईजैक होगी,
पिछले साल जिहादी तख्ता पलट के बाद पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ये मिलजुल के बांग्लादेश को हाईजैक किया। जैसे पाकिस्तान को भी पाकिस्तानी आर्मी ने हाईजैक किया। बांग्लादेश में अभी देखिए पाकिस्तानी जो आर्मी है, इनके पास, आप जिहाद की बात कर रहे थे, पाकिस्तानी आर्मी के लिए जिहाद है एक एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड को यूज करके वो नार्को जिहाद करते हैं, और नार्को जिहाद के नाम पाकिस्तानी सारी के सारी आर्मी ऑफिसर जनरल और बिलियनियर्स मिलियनियर्स हो रहे हैं। एक तरफ से पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क, दूसरी तरफ ये बिलियनियर मिलियनियर आर्मी ऑफिसर, क्योंकि ये ड्रग ट्रेड में है। दूसरी तरफ ये पाकिस्तान ये खुद आतंकवाद ही फैलाते हैं दुनिया में, और बाद में वो अमेरिकी और यूरोपियन स्टेट्स के, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि वो उनके लिए डर्टी वर्क करते, डर्टी वो खुद बनाते हैं, बाद में इसको सफाई के काम भी वो लेते हैं। अभी बांग्लादेश की बात जो आप कर रहे हैं, आज आपने बता दी शेख हसीना जी के खिलाफ सजाए मौत की राय सुनाई जी, और बांग्लादेश में अभी वायलेंस चल रहे सारे बांग्लादेश में। ये है एक बहाने थे, क्यों कि यूनुस ने ये बांग्लादेश में जब ये बहुत ही टर्बुलेंट सिचुएशन आज है, उसी वक्त अंधेरे में एक 5 स्टार होटल में बैठ के हमारे जो लालदिया टर्मिनल्स है, ये लालदिया टर्मिनल्स को एक डेनिश कंपनी का नाम है एपीएम टर्मिनल्स, ये एपीएम टर्मिनल्स को दे दिया। जैसे पाकिस्तान में भी ऐसे होता है, ये लोगों की अटेंशन को दूसरी तरफ डाइवर्ट करके वो बिजनेस से ले लेते हैं मिलिट्री ऑफिसर। अभी आइए आतंकबाजी के बाद देखिए, अभी जो भारत के न्यू दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जैश ए मोहम्मद, आप भी जानते हैं, हमारे आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी साहब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आरजू कादमी जी भी जानते हैं कि इसके पीछे सिर्फ जैश ए मोहम्मद नहीं, इसके पीछे इसके बांग्लादेशी काउंटर पार्ट भी है। और मैं और भी एक बात कहता हूँ, मैंने उसाना फाउंडेशन में एक आर्टिकल लिखा कि लश्कर तैयबा, जैसे आपने हाफिज सैफुल्लाह साहब की बात कर रहे थे, ये सैफुल्लाह साहब ने जब जंग की थी, उसी वक्त बांग्लादेश में इब्तिसाम इलाही जाहिर, ये हाफिज साहब के सहयोगी है बांग्लादेश में से, और इन्होंने कह दी कि नेक्स्ट अटैक वो बांग्लादेश की मिट्टी को इस्तेमाल करके करेगा। और मैंने जो आर्टिकल लिखा उसाना फाउंडेशन में, उसमें मैं क्लियरली बता दी कि 26 जनवरी लश्कर तैयबा भारत के पश्चिम बंगाल में दो टेररिस्ट प्लॉट के लेके एडवांस कर रहे हैं, और ये करने की कोशिश करे, अभी करेगा नहीं सकेगा, वी विल एक्सपोज एवरीथिंग। सो पाकिस्तान क्या कर रहा है, बांग्लादेश को एक तरफ से नार्को टेररिज्म की तरफ ले जा रहे हैं। बांग्लादेश, आप फिर से कहता हूँ, बांग्लादेश नहीं, यूनुस की तानाशाही, और इसमें जितने तो यूनुस तो नोबेल लॉरेट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो बहुत कुछ चीजें जानते हैं, क्या वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो यूज्ड हो रहे हैं? यूनुस कभी भी इकोनॉमिस्ट थे नहीं, ही इज अ फ्रॉड। ये दुनिया को उल्लू बनाया। देखिए 2007 में जब उसने नोबेल अवार्ड लिया, उस वक्त उसने कहा 12 साल में गरीबी को म्यूजियम में भेजा है गरीबी। ही इज अ फ्रॉड, ही इज अ हैबिचुअल लायर, शुगर कोटेड लाइफ। दूसरी बात जो है, देखिए कि बांग्लादेश में ये जो यूनुस, इसके लोग जिहादी इस्लामिस्ट एंड पाकिस्तानी आईएसआई, पाकिस्तानी आर्मी, सब मिलजुल के बांग्लादेश को लूट रहा है, बंगाली को लूट रहा है। हमने 30 लाख की जो हमारे जो सेक्रीफाइस बुलाने की, इसका पर्पस क्या आपको लगता है? बहुत शॉर्ट में जल्दी से बताइए, मैं लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी का रुख करूंगा। इसका पर्पस क्या लगता है? भारत को 3 फ्रंट वॉर में उलझाना? नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मगर मैं एक छोटे शब्द में एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो जितने हरकतें कर रहे हैं, इट विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय इंडिया एंड बांग्लादेश एंड पाकिस्तान को। जैसे 71 में हम लोगों ने मिलके सबक सिखाए थे, फिर और एक सबक सिखाने की वक्त आ गई। ठीक है, मैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी को अब डिस्कशन में ले आना चाहूँगा। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी, आपने अभी आरजू को भी सुना, आपने शोएब चौधरी को भी सुना। मैं दरअसल दोनों ही एस्टीम्ड जर्नलिस्ट से ये जानना चाहता था कि दोनों ही रेस्पेक्टिव कंट्रीज में माइंडसेट क्या इस वक्त चल रहा है।
अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैंने सुना जनरल साहब को आर्मी के, उन्होंने कहा कि अगर इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ कोई जाने में रोड़ा अटकाएगा तो इंडियन आर्मी को फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या इंडियन आर्मी इस बात को समझ रही है या समझ चुकी है कि अब चीज़ें पाकिस्तान की जहाँ तक बात करें तो आईएसआई के हाथ में उतनी नहीं है जितना टेररिस्ट के हाथ में है, बांग्लादेश में भी वही स्थिति है। ये ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स की जो स्टोरी है, जो मैंने अभी सुनवाया भी आपको, शायद तलहा सईद था, उसका भी कहना था कि जिहाद फी सबीलिल्लाह, यानी जिहाद करने के लिए तैयार होना होगा और उसे भूलना नहीं होगा। तो क्या हम ये माने कि डिस्पाइट सेइंग कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी डेल्ट एज एन एक्ट ऑफ वॉर, ये चीज होने वाली है? राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आरजू जी और चौधरी साहब दोनों को मेरा सलाम। दोनों ही अपने अपने देश के बहुत बैलेंस्ड एनालाइज करते हैं हर चीज को और भावुक होकर के बात नहीं करते हैं। और मैं कहूंगा कि अगर हम पाकिस्तान को पहले देखें, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों पड़ोसी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये पड़ोसी हम 1947 से है और पड़ोसी को हम बदल नहीं सकते हैं। ये जरूर आपने जो बात कही टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट, वो फिलॉसफी पाकिस्तान की जनरल जियाउल हक से लगातार ये रही है, इसमें भी कोई शक नहीं। उनका मानना है कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है और खासकर उनकी जो फौज है, उनका हेट इंडिया, भारत के तरफ जो नफरत के तौर से उनको देखा जाता है, तो देखते हैं भारत को, क्योंकि उनका एग्जिस्टेंस जो है वो भारत के नफरत के ऊपर ही जिंदा रहता है। उन्हीं की कार्रवाई के कारण जो आज पाकिस्तान में हो रहा है, चाहे बलूचिस्तान में है या खैबर पख्तूनख्वा में है या तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लेकर के जिस प्रकार से पाकिस्तान हर हमेशा अफगानिस्तान को इसका गुनाहगार समझता है कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को पनाह देता है, ऐसी बात नहीं है। दोनों की आइडियोलॉजी जरूर एक है, लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की फौज ने ही खड़ा किया था। और आज अगर वो उन्हीं को वो उनके बरखिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि लाल मस्जिद में जो उनके साथ मुशर्रफ के वक्त हुआ, उसकी वो आज तक वो जो है उनके साथ जो जैसा भी सलूक किया जा रहा है वो उसी के कारण हो रहा है। अब पाकिस्तान की जो बात है, पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान में दो चीजें हैं। एक पाकिस्तान की आवाम, जिनको इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बड़ी बात, ये जो मजहब है इस्लाम जो है, हर हमेशा पीस की तरफ, यानी कि मजहब, कोई भी मजहब, किसका भी कैसा भी मजहब हो, वो कभी ये नहीं बैर नहीं सिखाता है। अगर बैर सिखाता हो तो फिर उसको मजहब नहीं कहते हैं। तो इस्लाम होने, लेकिन उसमें जो जिहादी तरह की सोच के जो लोग आए हैं, चाहे वो आईएस के इन्फ्लुएंस में होकर के आए या अलकायदा के इन्फ्लुएंस में है, या फिर जिस प्रकार से लश्कर तैयबा हुआ या जैशे मोहम्मद हुआ, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से लगातार उनके जो अपने 9 बेसिस थे उनको बर्बाद कर दिया गया, जिस प्रकार से मसूद अजहर गड़गड़ा करके रोया कि काश मैं भी अपने परिवार के साथ मर जाता। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है वो सुधरा नहीं। 24 बार आईएमएफ ने उसको बेल आउट किया। लेकिन ये जो सोच है, ये जो जिहादी सोच है, ये जो रेडिकलाइजेशन है, ये जो इंडोक्ट्रिनेशन है, आज की तारीख में पाकिस्तान के अंदर 6 लाख मदरसे हैं, 6 लाख, और 2,90,000 स्कूल है। तो अगर आप समझ सकते हैं, किसी भी देश में अगर इतने ज्यादा मदरसे और स्कूल की जो तादाद है जो सिर्फ 2,90,000 है, तो आप समझ सकते हैं कि कौन उनको पैसा दे रहा है, कौन फंडिंग कर रहा है। ये तो रही पाकिस्तान की बात। अब पाकिस्तान पे जो अपनी जो तार है हर हमेशा इनके साथ जुड़ी रहती है। उनका कहीं ना कहीं पर कश्मीर को लेकर के शुरू से एक मुद्दा रहा है कि नहीं, वो मानने को तैयार नहीं कि कश्मीर जो है 26 अक्टूबर 1947 में जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दस्तखत किया गया, उसके बाद कश्मीर का पूरा अपने पास आया नहीं, तो क्योंकि 15 अगस्त को हो जाता। लेकिन 15 अगस्त से लेकर के 26 अक्टूबर 1947 तक हुआ, क्योंकि 22 अक्टूबर को जिस प्रकार से पाकिस्तान ने कार्रवाई शुरू की अपने कबालियों के द्वारा, अपने एक्स सर्विसमैन के द्वारा, अपने फौजियों के द्वारा, और जो हम आज तक हम उसके लिए भुगत रहे हैं। तो ये तो नहीं कहीं पाकिस्तान की बात। अब जहां बांग्लादेश की बात है, बांग्लादेश 1971 के बाद जरूर जिस प्रकार से आजादी एक बंगाली कल्चर, एक भाषा को लेकर के हुई, उसके बावजूद भी जमात का जो वहां पे बोलबाला था, जो दबदबा था, पाकिस्तान के हार के बावजूद भी 93,000 PWs थे, उसके हार के बावजूद भी
पाकिस्तान ने अपना जो पकड़ है, क्योंकि बांग्लादेश की जो फौज है उसके काफी अफसर वहां पे ट्रेनिंग लेते थे, जियाउर रहमान हुआ, उसके बाद हुए, तो ये जो लगातार सिलसिला चल रहा है